गांव किसान के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, पराली हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से उठने वाला धुआं दिल्ली के लोगों के लिए जहरीला साबित हो रहा है, लेकिन हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसका प्रबंधन करने के लिए कई तरह के सुझाव भी किसानों को सुझाए हैं। आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अटनू टिकैत का, जिन्होंने बात की PAU के वाइस चांसलर से पराली प्रबंधन के संदर्भ में। माचिस की तीली से उठी चिंगारी मीलों दूर तक फैले फसल अवशेष को राख कर देती है। इस आग से उठने वाला धुआं जहां लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है, वहीं जिन खेतों में ये आग की लपटें उठ रही होती हैं, वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देता है। इस अल्पावधि लाभ के चक्कर में एक बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसका खामियाजा हर किसी को झेलना पड़ता है। हालांकि सरकार के दखल के बाद कई किसानों में जागरूकता आई है और वो पराली को जलाने के अलावा इसके बाकी विकल्पों को अपना रहे हैं। इसमें विशेषज्ञ भी शोध कार्य में लगे हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम भविष्य में इस समस्या के समाधान और पराली के बेहतर इस्तेमाल का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आज हमारी टीम है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, और हमारे साथ हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के वाइस चांसलर श्री BS ढिल्लो साहब, जो डॉक्टर ढिल्लो साहब को सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सर, आपसे मुझे ये जानना है कि ये जो समय है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक, जिस समय हमारे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो है ना पॉल्यूशन काफ़ी मात्रा में आता है, और जिसके लिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में होने वाली पराली का जलना किसानी से समय के अभाव में जला करके और अगला फसल लेते हैं। सर, इस पे आप लोगों ने अभी तक इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? पराली जलाने का असर है या कितना है, वो जो भी है, पराली जलानी नहीं चाहिए। और शुरू क्यों हुआ? क्योंकि जब 1960 का जो दहाका था, उस टाइम पे अपने जो खाद्य पदार्थों की थी, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी थी। अगर आपको याद हो तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये कहा था कि एक दिन शाम को जो है हम अगर व्रत रख लें तो हमें बाहर से गेहूँ नहीं मंगवाना पड़ेगा। सो उसमें पहले गेहूँ की वैरायटियाँ आई नई, फिर बाद में धान की भी आ गई। और अगर हम 1960 का आंकड़े लें तो हमारे पास सिर्फ 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया था धान का, और जो उपज थी वो 15.5 क्विंटल एक हेक्टेयर या 15.5 मन अगर मनों में पर एकड़ थी उस टाइम में 1960 में। और पंजाब में वो तरक्की करते करते जो एरिया तो चलेगा 30 लाख तक, 30 लाख हेक्टेयर, और जो प्रोडक्शन है वो 69 क्विंटल तक अंदाज़ा लगी, 15.5 से 4 गुना से भी ज़्यादा हुई। तो उस क्यों हुई, कैसे हुई? नई वैरायटियाँ आई, अच्छी वैरायटियाँ आई, एरिया बढ़िया, लोगों ने ज़्यादा धान लगाना शुरू कर दिया। पहले तो गेहूँ से शुरू हुआ और 1970 के एंड पे नई वैरायटियाँ आ गई, पर असली असर जो हुआ
वो 1970 के दहाके में, जब 1980 पे हम आए तो जो धान का एरिया था, रकबा था, वो 12 लाख के करीब हो गया था। 2.25 से बढ़ के 12 लाख तक देखिए अब कितना हो गया। जब एरिया जब बढ़ा तो फिर कंबाइनें आ गई हार्वेस्टिंग के लिए, जो उतना एरिया हाथ से काटना तो बहुत मुश्किल था। जब कंबाइनें आ गई तो हम कंबाइन से तो ऊपर से काट लिया। पहले मैं तो उस ज़माने का मुझे पता है, जब हम सारा हाथ से काटते थे, उसकी चढ़ाई करते थे हाथ से। कंबाइन से कुछ तो ऊपर से कट गया, कुछ नीचे रह गया। ऊपर वाले को हम बेशक इकट्ठा कर सकते, जो नीचे रह गया उसका तो कोई प्रबंध था ही नहीं। तो कोई प्रबंध ना होने के कारण ये फिर शुरू हो गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा जलता था, धीरे धीरे अब 12 लाख हेक्टेयर 1980 में था, उससे हम 30 लाख तक चले गए। वो 2.5 गुना एरिया बढ़ा। तो उसके कारण ये जो है ना, ये प्रॉब्लम हमें शुरू हुई। और शुरू में इतना हमने ये कहूँगा कि ख्याल नहीं किया। उसके साथ जब वैरायटियाँ भी नई आने लगी तो हमारी वैरायटी जो पंजाब की थी PR 106 1976 में रिलीज़ हुई थी, वो 1997 तक नंबर 1 वैरायटी रही। और मिड 90s में 90 के आध में पूसा 44 आ गई। 1998 में थोड़ा सा, अभी मुझे तक डेटा याद है उस टाइम का, 27.8% एरिया पूसा 44 का हुआ था, पूसा 44 का, और 27.2% एरिया PR 106 का था। उसके बाद फिर ये पूसा का एरिया बढ़ता गया, और पूसा पकने के लिए 20 दिन ज़्यादा लेती है PR 106 से। सो धान की कटाई और गेहूं की बिजाई में जो टाइम था वो कम होता गया, 20 दिन की जो। तो उसके कारण ये और प्रॉब्लम बढ़ गई। अगर कोई पहले थोड़ा बहुत ये पराली को इकट्ठी भी करता था तो वो भी लोग इकट्ठी करना। फिर ये हुआ जब इतना धान का एरिया बढ़ा, साथ साथ हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ती गई। 1960 में उस दहाके में तो हम खरीफ सीजन में, जब मानसून सीजन है, तो आधी जमीन या तीसरा हिस्सा जमीन बीजते थे, बाकी खाली रहती थी। सो 129% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, 29% एरिया में पंजाब में 1960 में 2 फसलें लेते थे। वो अब सारी 2 फसलें होगी। अच्छा, अब साल भर में 2 फसल ले जाने लगे। थोड़ा सा एरिया जहाँ पोटैटो आलू वगैरह बीजते हैं, वहाँ पे 2 से भी ज़्यादा है। जहाँ बहारोत की मूंगी जहाँ बीजते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं हमारी। बहारोत की मक्की भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं तो कुछ एरिया में। पर हम चलो 200 भी आप मान लो। तो उसके कारण पानी हमें ज़्यादा चाहिए था। धान का एरिया ही बढ़ गया, गेहूं का एरिया ही बढ़ गया, दूसरी फसलों का एरिया बढ़ गया, तो पानी ज़्यादा चाहिए था, तो पानी नीचे जाने लगा। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2008 में ऑर्डिनेंस इशू किया और 2009 में एक्ट कर दिया कि आप 15 जून से पहले धान नहीं लगा सकते। 10 जून, 15 बाद में हुआ है, 10 जून 2014 में 15 मैंने एक समय निर्धारित कर दी गई समय। उसके कारण फिर आगे गेहूं के बीजने में और इसमें जो टाइम है, इसको कई लोग सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था ना। मैं उनके बहुत नहीं, उनसे नहीं, मेरे विचार नहीं मिलते हैं। कारण ये है कि पराली संभालने का तो तरीका है हमारे पास, नहीं अच्छे नहीं तो और अच्छे आ जाएंगे। क्यों, रिसर्च का तो कोई है नहीं, भगवान की कृपा और रिसर्च का कोई नहीं है, लिमिट नहीं है। तो पर अगर हमारा पानी खत्म हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। अभी जो समय है, इस समय और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं PAU द्वारा कि लोगों को इन परेशानियों से निजात मिले? पहले आपको 2016 और 2019 का थोड़ा सा आंकड़े बताऊंगा। हाँ जी सर। जब शुरू हुआ काम, 2016 में सिर्फ 20% एरिया था जिसमें क्रॉप मैनेज कर रहे थे। 3 तरीकों से मैनेज हो रही है, उसमें बाद में आता हूँ, मशीनरी की थोड़ी सी बात करेंगे। और 2019 में वो 20% से बढ़ के 61% हो गया। अच्छा। और 2016 में जो अपने बर्निंग के इंसिडेंट थे, कितनी जगह पे बर्निंग हुई है, 1,02,000 जगह पे हुई थी, जो 2019 में बढ़ के 51 पंजाबी में 51 कहते हैं, हिंदी में मेरा ख्याल 51 और 91 और 51 लिखा है, तो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। 51,000 रह गए। सो एग्जैक्टली आधे बर्निंग एपिसोड रह गए। ओके। और जो 20% हमने 60% की है
19 में जो मैनेज किया है, उसमें 17% में तो हैप्पी सीडर चला है, 17% में हैप्पी सीडर की यूज हुई है, और 21% में जो है वो मोल्ड बोर्ड प्लाव चला है। हैप्पी सीडर के साथ ऊपर रह जाता है, जो पराली है ऊपर रह जाती है, मल्च का काम करती है, उसके साथ गल जाती है धीरे धीरे जब टाइम के साथ। और इनकॉर्पोरेशन में जो 21% था, उसमें हम मोल्ड बोर्ड प्लाव के साथ पहले काटते हैं, स्टबल वगैरह स्प्रेड करते हैं मोल्ड बोर्ड के साथ, उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अच्छा, वो एकदम इसलिए बड़ी कि ये अपनाई है जो वेजिटेबल वाले हैं, पोटैटो, आलू एंड मटर। अच्छा, उनके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, अच्छे फार्मर हैं, वेजिटेबल ग्रोअर जो है वो थोड़े से अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, पैसा भी है, तो एकदम वो शरप्पा लगा। बाकी जो रहती थी वो लोगों ने निकाल ली। जो बासमती की पराली है वो तो लोग अपने गाय भैंस के लिए भी निकाल लेते हैं, कुछ बायो एनर्जी के लिए बेलर आ गए, बेलर आ गए, उधर हमने हैप्पी सीडर दिया और साथ मशीनरी दी, सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, कटर एंड स्प्रेडर, और इधर इनकॉर्पोरेशन के मोल्ड बोर्ड प्लाव वगैरह दिया, और इकट्ठा करने के लिए बेलर दिया। सो ये 3 एस्पेक्ट थे ये जो मैकेनिकल, जब मैकेनिकल की बात करते हैं। अब आपने कहा अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तो हम पूरा जोर लगा रहे हैं और गवर्नमेंट की मदद बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसे मिल रहे हैं कि लोगों तक लेके जाएं। मशीनरी दी है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर अपना नया लिटरेचर आपको मेरे साथी दिखाएंगे, लिटरेचर छाप रहे हैं, खेत दिवस वहाँ जाके लोगों को बताते हैं। एक हमने मेरे ख्याल 1200 मेंबर हैं उसके, एक क्लब भी बना दिया, अच्छा, मैनेजमेंट की, और गवर्नर साहब आए थे पिछली बार, गवर्नर साहब भी आए थे इस पे। तो गवर्नर साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया। वो पिछले साल हमारे इस सब तो कोविड के कारण मेले नहीं हो रहे, हम 7 मेले लगाते हैं, वो 6 जगह पे खुद गए थे। अच्छा, और हमें भी उनके साथ मौका मिला हेलीकॉप्टर में सैर करने का। हवाई जहाज में तो सैर पहले की थी, ये बीच में काट दीजिएगा। तो दूसरा जो इसके साथ साथ हम कर रहे हैं पिछले 5-6 अब 6 साल, अगर वहाँ पे जो है अपनी पराली, उसको बैक्टीरिया माइक्रोब्स के साथ जाइए, बैक्टीरिया के साथ वहीं पे गल जाए। अच्छा, उसमें हमें कोई इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिली है, पर साइंस में हो जाता है ऐसे। जब हमने शुरू किया था तो हमें 50 दिन चाहिए थे, हम 35-36 दिन पे आ गए। अब पूसा डिकम्पोजर की बहुत बात हो रही है, हमने लास्ट ईयर ये भी करके देख लिया, 1 साल का हमारे पास डेटा है अपने एक्सपेरिमेंट का, कि डिकम्पोजर के साथ एक सुपर सीडर मशीन नहीं आई, मैं भूल गया पहले बताना। हैप्पी सीडर के बाद जो एक बहुत अच्छी मशीन है सुपर सीडर, प्राइवेट सेक्टर से आई, और पीयू का प्राइवेट सेक्टर फार्म मशीनरी में बहुत बड़ा लिंकेज है। ओके, हर महीने एक सैटरडे को जहाँ पे मीटिंग करते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा लिंकेज है। जब पीयू कुछ करती है, जब प्राइवेट सेक्टर करते हैं, तो दोनों का इकट्ठा ही होता है। माने गवर्नमेंट एंड पीपीपी जो आप लोगों की है उस पे आप लोग, तो वो सुपर सीडर के साथ हमने लगाया था, तो उसमें तो सुपर सीडर के साथ उतनी उपजावी जितनी वो डिकम्पोजर के साथ भी, पर वो डिकम्पोजर हमारा था। इस बार हम ये पूसा डिकम्पोजर के साथ गवर्नमेंट ने तो पहले डिसाइड किया 10,000 हेक्टेयर करने के लिए, वी विल बी इन्वॉल्व। बाद में देखो, क्योंकि कुछ लग रहा है कि वो हमें उतना मटेरियल नहीं मिल पाएगा, पर अभी टाइम है हमारे पास। देखते हैं कैसे होता है। तो ये कहना उचित होगा कि सर अपने टीम को श्रेय देते हुए यूनिवर्सिटी को जो बेस्ट अवार्ड की मिली, इसकी पूरी श्रेय टीम को देती है, और अपनी पद्मश्री की भी श्रेय वो अपनी टीम को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके डीडी किसान की तरफ से, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप किसानों की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो दिल्ली से चल के आए, और हमारी प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आया करिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज की जानकारी खासकर उन किसानों के लिए है जो कि मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं सफलतापूर्वक मछली पालन, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है और कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसी संदर्भ में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश के करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी जरा सी लापरवाही और जानकारी के अभाव में मछली पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए साल भर इनकी देखरेख करना जरूरी है। तालाब में मछली पालन करना सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसमें विकास की संभावनाएं तो होती ही हैं, साथ ही खर्च भी कम करना पड़ता है। हरियाणा के नीरज चौधरी और उनके पिता वर्षों से मछली पालन का काम कर रहे हैं, साथ ही इस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों को भी अपना रहे हैं। देश का युवा वर्ग शिक्षा लेने के बाद वापस कृषि, मात्स्यिकी और पशुपालन की ओर भविष्य बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक युवा हैं नीरज चौधरी। नीरज ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने पुश्तैनी व्यवसाय को संभाला। नीरज पिछले 12 सालों से मछली पालन का काम कर रहे हैं, जबकि उनके पिता इस क्षेत्र में 38 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। इस समय नीरज करीब 15 एकड़ के क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं। उनके तालाब में रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन क्रॉप मछलियों का मिश्रित पालन किया जा रहा है। वे बताते हैं कि ये मिश्रित मछलियां सामान्य मछलियां हैं, लेकिन इनकी मांग बनी रहती है। इसके अलावा महंगी मछली पालन भी किया जा सकता है। इसके लिए मछली पालन झींगा, देसी मांगुर, देसी सिंधी, रूपचंदा मछलियों का चयन किया जा सकता है। नीरज द्वारा बताई गई ये सभी मछलियां मीठे पानी की मछलियां हैं। नीरज बताते हैं कि इसके अलावा वो मछलियों के बीज तैयार करने का भी काम करते हैं। बीजों को बेचकर भी अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। बीज बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और कौन सी सावधानियां अपनानी होती हैं, आइए जानते हैं नीरज चौधरी से। ये सभी मछलियाँ जो मैंने आपको बताई ये मीठे पालन की मछलियाँ हैं और इन्हें मीठे पानी यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर जहाँ बोरिंग वाटर होता है हमारा 3 तरीके का पानी होता है, मीठा पानी, खारा पानी और आपका ब्रैकिश वाटर। पर जो हम मछली पालन हमारे हरियाणा राज्य के अंदर करते हैं सब हमारा मीठा पानी है और इस मीठे पानी के ये जो आपको 10 से 12 किस्म की मछलियाँ बताई इनका हम पालन कर रहे हैं। और इन्हीं मछलियों के साथ साथ हम सीड का भी काम करते हैं, मछली बीज उत्पादन का काम करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी मछलियों का बीज हम तैयार करते हैं। हमने एक आर्टिफिशियल तरीके का यहाँ पे हैचरी को सेटअप किया हुआ है, जिसमें हम उनके अनुकूल जो उनको ज़रूरत होती है उस तरीके का मौसम बनाया जाता है। उसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, पानी को नदी की तरह घुमाया जाता है और मछलियों को संभोग करने के लिए एक हार्मोन दिया जाता है, जिससे फिर वो अपना संभोग करने के बाद अंडे देती हैं। उन अंडों में से बच्चा निकलता है, उस बच्चे को हम स्पॉन बोलते हैं। फिर स्पॉन से हमारा फ्राई बनता है, फ्राई से हमारा फिंगरलिंग बनता है, फिंगरलिंग से हमारी बड़ी मछली बनती है और उस बड़ी मछली को फिर हम बाज़ार में बेच सकते हैं। तो निश्चित ही एक मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी स्टेज पर आप मछली का बाजार कर सकते हो। तो अभी आपने मछली पालन से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
सी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने आलू की खेती करके दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया है और किस तरह से इससे अपनी आमदनी में इजाफा किया है। आइए जानते हैं। कहते हैं प्रकृति में कुछ भी बेवजह नहीं है, हर चीज की अपनी उपयोगिता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उसके सही इस्तेमाल की जानकारी होना। फसल अवशेष पराली के बारे में भी ऐसी ही कुछ राय है। ज्यादातर किसान पराली को अनुपयोगी समझकर आग के हवाले कर देते हैं। वे ये नहीं जानते कि पराली को जलाने की अपेक्षा उसे मिट्टी में मिलाना कितना मुनाफे का सौदा हो सकता है। हालांकि ये बात वही किसान समझ सकते हैं जो इसका विधिवत उपयोग कर रहे हैं। हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने पराली के समुचित इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा पाया है। लुधियाना के सुखजीत सिंह ऐसे किसान हैं जो पिछले 8-10 सालों से पराली का समुचित इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो पराली को आग के हवाले नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता को समझते हुए इसे खेत में ही जोत देते हैं। पहले सुखजीत जी पराली को जोत कर गेहूं की पैदावार लिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने इसी तरह से आलू की बुवाई भी की। गेहूं की बुवाई के पहले पराली को खेत में मिलाने के लिए सुखजीत जी हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हैं। मल्चिंग करके भी वे इस काम को आसान बना देते हैं। वहीं आलू की बुआई के पहले धान की फसल को मशीन से कटवाने के बाद रोटावेटर चलाते हैं और आलू की फसल में जरूरी खाद डालते हैं और 4-5 दिन तक खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बुवाई का काम किया जाता है। सुखजीत जी बताते हैं कि इनकी आलू की फसल 90 दिन में तैयार हो जाती है और पराली के उपयोग करने से फसल तैयार होने तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती, बल्कि पैदावार अच्छी होती है। सुखजीत सिंह जी अपने खेत में अनाज, सब्जियां और फूलों की खेती भी करते हैं। साथ ही बीज उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अपने खेतों में गेहूं और मक्का की संकर किस्में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे स्तर पर पशुपालन कर मिलने वाले गोबर से जैविक खेती भी कर रहे हैं। सुखजीत सिंह जी का मानना है कि किसान को फसल उगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी पैदावार को बेहतर तरीके से बेचना भी आना चाहिए। सुखजीत सिंह जी जिस तरह से पराली का समुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि बाकी किसान भी इसका उपयोग करने लगे तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगेगी। साथ ही इसमें उपयोग होने वाली खाद की मात्रा में कमी आएगी और इससे किसान के जेब पर पड़ने वाला भार भी कम हो जाएगा। मैं पिछले 8-10 साल से अपने धान का पुआल खेत में ही गलाता हूँ। उसको बाहर भी नहीं निकालता, आग भी नहीं लगाता। इसीलिए हम जो कणक की बुआई है वो तो हम कर देते हैं हैप्पी सीडर से, या इस बार मल्चिंग से भी की है। मल्चिंग का सबसे सस्ता तरीका है, कणक का छिट्टा लगा दिया, तो ऊपर से कटर कम स्प्रेडर फेर दिया, पानी लगा दिया, कणक हो गई, बस इतना काम है। हैप्पी सीडर वाला भी सबसे बेस्ट है, वो उसमें भी खाली 5 लीटर डीजल लगता है। इसके अलावा हम ये आलू की हमारी फसल है, ये भी हम करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो धान की फसल होती है उसको SMS वाली मशीन से कटवाते हैं। उसके बाद उस पर रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद आलू के लिए जो खाद देनी होती है 2 बैग यूरिया वो देते हैं। उसके बाद उसको प्लाव कर देते हैं। प्लाव करने के बाद उसको 4 से 5 दिन पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही। उसके बाद फिर बाही करके रोटावेटर से या हैरों से तो आलू की बुआई बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, बुआई की कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ इंसान के पास अपना तजर्बा या सोच या समझ होनी चाहिए और बुआई का कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आलू हमारा 90 दिन में तैयार हो जाएगा। कुफरी पखराज वैरायटी है। इसके बाद यहाँ पर कणक लगा देंगे या मकई लगा देंगे या कोई और फसल लगा देंगे। साल भर में हम कणक अपना
धान, आलू, मक्का, इस बार फूलों की भी खेती की है, मैरीगोल्ड की। हाँ, ये फूलों का मैरीगोल्ड का है, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। वो 4-5 महीने का फसल है। वो लगाया था हमने जुलाई में, तो अगस्त में खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया, तो 15 अक्टूबर को उसकी हार्वेस्टिंग होनी शुरू होगी। तो अब चल रही है। अब दिवाली पे रेट भी अच्छा मिल रहा है, 80-90 रुपये पर केजी का रेट चल रहा है। वो भी PAU से आए थे डॉक्टर अपने फ्लोरिकल्चर वाले, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे खेती करके देखो, तो हमने शुरू कर दिया, तो अच्छा उसमें प्रॉफिट हुआ। इस बार आलू की सीड प्रोडक्शन में भी जा रहे हैं, मिनी ट्यूबर लाए हैं, टिश्यू कल्चर के प्लांट लाए हैं। वो भी हमने एक नेट हाउस, लो कॉस्ट नेट हाउस तैयार किया है अपनी सूझबूझ से। वो भी काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।